नमस्कार, मैं हूं कमलकांत गौरी। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज जुड़े हैं अनिल आर्य जी। ये गुड़गांव से अपना एक पेपर काफी लंबे समय से निकालते रहे हैं, गुड़गांव टुडे के नाम से। और गुड़गांव की राजनीति की इनकी जो पकड़ है, वो शायद सबसे अच्छी पकड़ में से एक कही जा सकती है। आज हम उनसे बात करेंगे और गुड़गांव सीट का पूरा ब्यौरा लेंगे। गुड़गांव सीट जो है बड़ी प्रेस्टिजियस सीट है। यहाँ पर हालांकि बीजेपी के राव इंद्रजीत पिछली 2 बार से जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहाँ पर नया एक्सपेरिमेंट किया है। जनरली ये सीट किसी यादव कैंडिडेट को दी जाती है, क्योंकि इस सीट के ऊपर जितनी जो कॉम्बिनेशन है, जो डेमोग्राफी का कॉम्बिनेशन है, वो मेर समुदाय का और अहीर समुदाय का है। मेर समुदाय भी हालांकि अहीरों से ही बना हुआ है, लेकिन वो किसी जमाने में इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे, तो कुछ सीटें वहां पर इस्लाम जो मुस्लिम ब्रदर हैं उनकी हैं। और लगभग 3 सीटें ऐसी हैं, 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर अहीरों का बाहुल्य है। और गुड़गांव की सीट तो अब जो है वो मेट्रो सीट मानी जानी चाहिए। गुड़गांव अपने आप में एक मेट्रो सिटी टाइप हो गया है। तो ये पूरा ब्यौरा लेंगे उनसे, एक एक विधानसभा सीट का आंकलन लेंगे और किसकी स्थिति बन रही है। कांग्रेस ने इस बार राज बब्बर को वहां खड़ा किया है। राज बब्बर जो है फिल्मी हस्ती हैं, तो उनके साथ 2-3 फैक्टर जुड़े हुए हैं। एक तो उनकी पत्नी जो है वो मुस्लिम समुदाय से हैं, तो ये माना जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय का वोट इस हिसाब से उनको मिलेगा। वैसे भी वो इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है, ये भी एक फैक्टर है। और एक सेलिब्रिटी होने के नाते भी उनको वोट मिलेंगे, पंजाबी समुदाय से हैं, तो ये भी एक फैक्टर काउंट किया जा रहा है। इन सब का विश्लेषण अनिल जी करेंगे। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो अनिल जी, एक एक सीट से शुरू करते हैं। 3 सीटें जी। जो हैं वो 3 विधानसभा की, हरियाणा में टोटल 90 विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा की 10 सीटें हैं। एक लोकसभा की सीट पर 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। इनमें 3 सीटें जो हैं नूंह, पुनाना और फिरोजपुर उर्दू जिरका। दिल का। ये 3 सीटें जो हैं ये मुस्लिम समुदाय का बाहुल्य है। और पिछली बार भी यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अजय सिंह यादव, वो 2 लाख मतों की लीड लेकर निकलेंगे। इस बार अगर थोड़ा सा वोटर्स की संख्या को देखा जाए, तो इस बार 2 से सवा 2 के बीच में ये लीड रहने की उम्मीद है वहां से। तो क्या कहना है अनिल जी आपका? एक एक सीट करके हमको आंकलन इसका समझाइए जरा। देखिए कमलकांत जी, गुड़गांव विधानसभा में, लोकसभा में 4 सीट गुड़गांव जिले की हैं, 2 रेवाड़ी की और 3 मेवात नूंह जिले की हैं। जैसा आपने कहा कि 3 सीट मुस्लिम बहुल सीट हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाजपा सरकार ने, खासकर खट्टर सरकार ने उस क्षेत्र में भरपूर विकास के काम किए हैं और भी ऐसे काम किए हैं जो मुसलमान मेव समुदाय के लोग हैं, जो उनके हित में हैं। लेकिन ना तो 2019 में ना 2014 में कभी भी मुस्लिम समुदाय ने भाजपा को अपेक्षित वोट नहीं दिए। वहाँ जो अल्पसंख्यक है हिंदू, उनका मतदान प्रतिशत अधिकतम भाजपा के पक्ष में रहता है और वही वोट्स हैं जो भाजपा को मिलती हैं। मुझे लगता है कि इस बार भी कोई बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पिछली बार की तुलना में इस बार कुछ वोट जो बीजेपी को मिलती हैं, वो अधिक हो सकती हैं। लेकिन जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, उस डिफरेंस में कोई अंतर आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। 2 लाख के आसपास वोटों का मार्जिन फिर भी कांग्रेस कैंडिडेट के पास रहेगा। एक और फैक्टर भी काम करेगा मेवात में। राज बब्बर की जो मिसेज है, जो पहली वाइफ है, नादिरा बब्बर जी चूँकि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हैं, तो एक वो फैक्टर भी मेवात में कोशिश की जा रही है कि जो वोट भाजपा के पक्ष में मेवात के अंदर एकजुट होकर और मतदान प्रतिशत अधिक होकर जितना मैक्सिमम लीड हो सके उतनी लीड कांग्रेस कैंडिडेट को दी जाए, ये कोशिश मेवात में की जा रही है। और मुझे नहीं लगता कि इस बार भी भाजपा के कैंडिडेट को वहां बहुत अधिक वोट को मिल सकती हो। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो डिफरेंस था दोनों वोटों में, वो अब भी उतना ही रहेगा जितने पिछली बार था। 190 के आसपास पिछली बार था, इस बार भी 192 के आसपास डिफरेंस रहना चाहिए। जी, तो अगली सीटों पर ये राविंदर जीत इसको कहाँ से कवर करेंगे? और जो अगली उसके बाद की सीटें पड़ती है, सोना,
बादशाहपुर, गुड़गांव, ये इनका क्या एनालिसिस बनता है आपके हिसाब से? देखिए कमलकांत जी, मेवात की जो लीड होती है कांग्रेस कैंडिडेट के पास, वो लीड गुड़गांव और बादशाहपुर आकर खत्म हो जाती है। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी उन 3 सीट जो जगह पुनारा लू है, उसके बाद इतनी मेजॉरिटी में कहीं नहीं है। अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र में हम कहें, तो मुस्लिम वोट्स हैं, लेकिन जो चंक ऑफ द वोट्स है, वो मेवात के अंदर है। जो सोहना विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ लगभग बराबर सी है, तो वहाँ भी जो न्यूट्रल सा दोनों तरफ हो जाता है। असली बात आती है गुड़गांव, बादशाहपुर, पटौदी, रेवाड़ी और बावल। उन क्षेत्रों जी, में जो इंद्रजीत की पकड़ है, भाजपा की जो पकड़ है, उस पकड़ की वजह से ही भाजपा कैंडिडेट अच्छी खासी मुस्लिम वोट अच्छी खासी है, लेकिन चूंकि वो हिंदू वोट भी अच्छी खासी है, तो न्यूट्रल हो जाता है। सोना से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। असली जो खेल होता है वो होता है बादशाहपुर और गुड़गांव लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में। इन दोनों क्षेत्रों जी, में जो लेकिन कांग्रेस पिछली बार कैंडिडेट का है। मैं आपको एक आंकलन दे दूं। पिछली बार मेरे पास जो डाटा है उसके हिसाब से राव इंद्रजीत को सोना से 40,000 की लीड मिली थी। जी, 40,000 वोटों की लीड मिली थी। देखिए पिछली बार और इस बार में ना एक बहुत बड़ा जो बेसिक फर्क है, आप ये मान के जी, चलिए, इस बार जो बालाकोट था, ये जो जी, मोमेंटम था, उसका बहुत बड़ा जी। फायदा राव इंद्रजीत सिंह को मिला था। और जो सोना अच्छा, विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ जो कमिटीज है, जैसे भौंडसी बहुत बड़ा गाँव है, सबसे बड़ा गाँव है भौंडसी। वहाँ मैक्सिमम लोग फौज जी, में है, आर्मी में लोग हैं। तो उसका फायदा जी, उनको मिला था। पर इस बार मुझे नहीं जी, लगता कि जो मार्जिन 40,000 का पिछली बार था, वो इस बार वो 40,000 का मार्जिन रहेगा। मैं ऐसा नहीं मानता। असली खेल जी, शुरू होता है गुड़गांव बादशाहपुर से। आप जो लीड लेके वो जी, आते हैं वहाँ से मेवात से, वो सब खत्म हो जाता है। जी, और यहाँ जो चूँकि जी, शहरी वोट है दोनों जगह, यही काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, तो इसका लाभ राव इंद्रजीत को मिलता रहा है। और चूँकि इस जी, बार राज बब्बर है, कैप्टन अजय नहीं है, तो इसका एक फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि राज बब्बर के प्रति एक सेलिब्रिटी स्टेटस और जो भीड़ उनके साथ आ रही है, उसका एक लाभ उनको मिल सकता है थोड़ा बहुत। और दूसरा पंजाबी जी, कम्युनिटी होने की वजह से इस पूरे जी, लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक वोट पंजाबियों की कहीं अगर है, तो गुड़गांव, बादशाहपुर में, उसके बाद रेवाड़ी में है। वो जो पंजाबी कम्युनिटी का एक कार्ड खेलने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, उसका लाभ कुछ हद तक कांग्रेस को मिल सकता है, लेकिन निर्णायक जीत पे कन्वर्ट होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि इन दोनों जी, विधानसभा क्षेत्रों से राव साहब की जो लीड है, वो बरकरार रहेगी। कम भले हो सकती है, लेकिन ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं। यही बात पटौदी, बावल और रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए भी है, आपने जहाँ भी गुड़गांव राव का एक साहब बार को फिर बताइए, क्योंकि फ्रेम आपका स्टिल हो गया था। तो आपका कहना है कि पिछली बार जो 2 लाख की जो मार्जिन था बादशाहपुर और गुड़गांव में, वो मार्जिन इस बार भी बना रहेगा, चाहे पंजाबी कम्युनिटी के राज बब्बर को वहां खड़ा किया गया है और राज बब्बर जी जो हैं वो ज्यादा वोट लेने की क्षमता रखते हैं। ऐसा ही आपका मत है? मेरा मानना ये है कि कैप्टन अजय के मुकाबले में राज बब्बर फार बेटर कैंडिडेट है कांग्रेस के लिए। और एक विशेष चीज जी, ये भी रहेगी कि जो आम आदमी पार्टी के साथ है, दूसरे जो दल है इंडी गठबंधन का, उसका लाभ राज बब्बर को मिलेगा। राज बब्बर को लाभ इस बात जी, का मिलेगा तो सेलिब्रिटी स्टेटस जो उनका है, एक चार्ज में वो रहता ही है। वोट में कितना कन्वर्ट होगा वो फ्यूचर बताएगा, पर पंजाबी के नाते उनको वोट मिलेगी। लेकिन एक दूसरी जी, बात यहाँ ये भी मायने रखती है कि अगर वो पंजाबी है और दूसरा कैंडिडेट अहीर नहीं है, राहुल यादव है जो जेजेपी के कैंडिडेट है, और वो इस जी, पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएंगे, वो शक है। तो जो रावसावा की वोट है, वो एकजुट इंद्रजीत के पक्ष में पड़ सकती है। लेकिन दुविधा इस बात की है कि राव साहब से भी बहुत लोग खुश नहीं है। उनका मानना यह है कि राव साहब जीतने के बाद सुध नहीं लेते हैं, वो दूर जी, चले जाते हैं वर्कर के साथ। वो अपने जो उनके वर्कर हैं, उनके साथ तो खड़े रहते हैं, पर वो पार्टी के वर्कर, बाकी वर्कर के साथ नहीं खड़े होते। ये एक छोटी-सी उदासीनता भाजपा के वर्कर में भी है, और वो उत्साह भी नहीं है। जो उत्साह 2014 में पहली बार मोदी के आने के लिए था, या 2019 में बालाकोट की वजह से था, वो उत्साह भाजपा वर्कर में इस बार नहीं है। इसका नुकसान उनको ज़रूर मिल सकता है, लेकिन ये मानना कि इसकी वजह से राव साहब लूज़ कर जाएँगे गुड़गाँव और बादशाहपुर को, मैं ऐसा नहीं मानता। अगली जो सीट जी, आती है वो पटौदी, बावल और रेवाड़ी है। उन तीनों सीट पे भी राव साहब का पकड़ अच्छी खासी मजबूत पकड़ है। ये क्षेत्र जो बावल सीट है और जो पटौदी सीट है, पहले इनके माना जाता रहा है कि हाँ, राव साहब ने जो कह दिया वही होता है। बावल में डॉक्टर बनवारी लाल हैं, वो पहले से राव इंद्रजीत के खेमे के माने जाते हैं।
और जो पटौदी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ उसके विरोधी गुट के संग जरावता एमएलए वहाँ पर है। लेकिन चूँकि भाजपा के विधायक है, चुनाव सिर पे है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी सिटिंग एमएलए या जो एमएलए का दावेदार है टिकट का, वो कोई चूक करेगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि राव इंद्रजीत को इसका फ़ायदा मिलेगा। रहा सवाल रेवाड़ी का, रेवाड़ी में बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू ये होगा कि कैप्टन अजय रेवाड़ी से लगातार 6 बार विधायक रहे, उनके फादर विधायक रहे, उनका बेटा इस बार विधायक है। उसका लाभ कैप्टन को हमेशा मिलता रहा है, पर इस बार कैप्टन खुद मैदान में नहीं है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि कैप्टन अजय यादव जब राज बब्बर को टिकट दी गई थी, तो विरोध के स्वर उनके तीखे थे, तेज थे। और चूँकि राज बब्बर हुड्डा साहब के आदमी हैं और हुड्डा साहब ने कभी भी कैप्टन को समर्थन नहीं किया खुल के, जब वो चुनाव लड़ते थे तब भी उनके समर्थक जो थे, वो अंदर खाने राव साहब का सपोर्ट करते थे। इस बार वो फैक्टर उनके साथ नहीं होगा, तो जो रेवाड़ी के अहीरों की वोट है, वो राव साहब को मिल सकती है। तो कुल जमा अहीर वोट में आप कोई उदासीनता देखते हैं? क्योंकि पिछली बार जो अहीर वोट था, वो एक मुश्त जो था, पूरी तरह से बीजेपी के प्रति ओरिएंटेड था। थोड़ा-सा उनका अहीर वोटों वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग सेना में भी जाते हैं। एक ये बड़ा फैक्टर रहा है, तो इस वजह से था। क्या इस बार कुछ अहीर वोटर्स के अंदर कुछ उदासीनता है बीजेपी को लेकर? कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर काम कर रहा है क्या? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो 10 साल के शासन के बाद हो ही जाता है, चाहे सरकार किसी जी, की हो। मोदी जी, सरकार से भले ही इतनी नाराज़गी ना हो, लेकिन जो हरियाणा की सरकार थी, उससे नाराज़गी हमेशा रही है। और दूसरी बात, जी, पिछले बार के चुनाव की तुलना, पिछले बार के माहौल की तुलना इस बार से नहीं की जा सकती। खासतौर पे तब जब ये पूरा क्षेत्र सैनिक बहुल्य क्षेत्र हो, क्योंकि पिछली बार जी। बालाकोट हुआ था, पाकिस्तान को अच्छी खासी मात दी थी, घर में घुसकर मारा था। एक जोश हाई था, उस हाई जोश की वजह से भी भाजपा को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला था, वो इस बार मिसिंग है। और अहिरवाल जो रेजिमेंट यादव रेजिमेंट को लेके जो बात की जा रही है, अहिरवाल रेजिमेंट को लेके जो बात की जा रही है, उसमें भले ही राविंदर जी समर्थन कर चुके हों, भाजपा के तमाम लोग समर्थन कर चुके हों, उसको लेकर लगातार धरना जारी है। उसको लेकर भी मोदी के प्रति, भाजपा के प्रति अहिरवाल में नाराज़गी है। लेकिन ये नाराज़गी बहुत बड़ा मुद्दा बन पाएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं। और वो कांग्रेस की तरफ वोटों को डाइवर्ट कर दोगी, ऐसा भी नहीं लगता। मैं ये मान के चलता हूँ कि गुड़गाँव सीट हरियाणा की 10 सीटों में सबसे सुरक्षित सीटों में से एक सीट है, भाजपा के लिए। एक बात आपने कही कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो ये एंटी इनकम्बेंसी देखिए 2 तरह की होती है। एक तो जैसे मोदी या बीजेपी जो है वो दूसरी पार्टी से मान लीजिए 20 कदम आगे थी, वो घटकर 10 कदम रह गया। एक तो वो एंटी इनकम्बेंसी हो गई, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी इतनी नहीं है कि वोट जो है वो दूसरे पक्ष को चला जाएगा। एक एंटी इनकम्बेंसी इतनी भारी है कि जो वोट नाराज हुआ वो सारा का सारा दूसरे पक्ष को चला जाएगा। हालांकि आपने कुछ इंडिकेट किया है इस बारे में, लेकिन इस बारे में थोड़ा स्पेसिफिक बताइए कि एंटी इनकम्बेंसी का जो जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो कितना है? देखिए, किसान आंदोलन में अगर सबसे शांत क्षेत्र था, वो अहिरवाल क्षेत्र था। क्या आपको लगता है कि अहिरवाल में किसान नहीं बसता है? किसानों का बहुत बड़ा हिस्सा अहिरवाल में बसता है। यादव भी मूलतः अहीर जो कम्युनिटी है, वो भी किसान है। तो मोदी सरकार के प्रति इतनी बड़ी नाराज़गी यादवों में नहीं है। यादव कम्युनिटी में एक नाराज़गी सबसे बड़ी है, कि वो ये है कि जो अहिरवाल रेजिमेंट की माँग थी, जो बहुत अरसे से माँग चल रही है, जिसको लगातार लेकर धरना भी चल रहा है, उस अहिरवाल रेजिमेंट की माँग को पूरा नहीं होना, ये यादवों में एक मुद्दा है। दूसरा, डिफेंस यूनिवर्सिटी जो बननी थी, वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गई, ये एक मुद्दा ज़रूर है। लेकिन इतने बड़े मुद्दे नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मोदी सरकार के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी की लहर यहाँ पर है। हाँ, जो मैंने पहले कहा फिर दोहरा रहा हूँ कि मनोहरलाल सरकार के प्रति जो 9.5 साल मनोहरलाल सरकार रही और भाजपा ने कोशिश भी की कि लास्ट मिनट में उनको बदल दिया, सीएम बदल दिया, नायब सैनी को बुला लाए, और उसका कोई फ़ायदा भाजपा को मिलेगा मुझे लगता नहीं। जो स्थानीय मुद्दों को लेके जो नाराज़गी है, वो नाराज़गी गुड़गाँव में भी है, वो नाराज़गी बादशाहपुर में भी है, वो नाराज़गी बाकी विधानसभा क्षेत्रों में भी है। वो नाराज़गी बरकरार है और रहेगी। और वो स्थानीय मुद्दों को लेके जो नाराज़गी है, तो हरियाणा सरकार को लेके नाराज़गी है, उस नाराज़गी से राव इंद्रजीत हार जाएँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि गुड़गांवा के अंदर क्योंकि लगातार बसावट होती है, नए नए लोग आके बसते हैं, बाहर के लोग भी बसते हैं, और हरियाणा विद इन हरियाणा जो है वो एक तरह से डी फैक्टो कैपिटल जो है हरियाणा की, वो गुड़गांवा हो गई है। तो लोग या तो चंडीगढ़ जाके बसते हैं और या फिर आके
गुड़गांवा बसने लगे हैं बड़ी संख्या में, कई फैक्टर हैं उसकी वजह से। वहाँ पिछली बार जो है वो करीब 2.25 लाख के करीब वोट थे, जो कि बादशाहपुर में भी इतने ही वोट माने 2.5 लाख वोट वहां थे, लगभग 2.5 लाख वोट गुड़गांवा थे। तो क्या इनका वोटिंग यहाँ पर जो वोटर हैं उनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ है क्या? नहीं, 2.25 लाख वोटर कौन, किनकी बात कर रहे हैं आप, और 2.5 लाख किसकी बात कर रहे हैं? जो बादशाहपुर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में और गुड़गांवा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में। नहीं, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बार 8.5 लाख के आसपास वोटर है, और पिछली बार भी 7 लाख के करीब वोटर थे। ये जो आप 5.5 लाख वोटर की बात कर रहे हैं, तो वो शायद फिगर मुझे लगता नहीं ठीक है। जो आप बाहरी वोटर की बात कर रहे हैं, जो बाहर से आके गुड़गांव में बसते हैं, क्योंकि गुड़गांव एक ग्लोबल सिटी हो चुका है और हरियाणा की आर्थिक कैपिटल तो है ही है। गुड़गांव का जो कल्चर है, वो कल्चर बिल्कुल डिफरेंट लेवल का कल्चर है। एक जो ओल्ड शहर है, पुराना शहर है, उसका मिजाज कुछ और है, तो नया शहर है, उसका मिजाज कुछ और है। और नए शहर में वोटिंग परसेंटेज 40% के अराउंड रहती है, और नए शहर में पुराने शहर में वोटिंग परसेंटेज 60 के अराउंड रहती है। तो ये जो परसेंटेज है वोटिंग का, गुड़गांव का मेट्रो, सेमी मेट्रो नेक्स्ट होने की वजह से इसका नुकसान भाजपा को होता है, इस बार भी होगा। अगर वोट बढ़ी और खासकर नए गुड़गांव से वोट निकल के आई, तो वो गुड़गांव से जो वोट निकलेंगी वो भाजपा के पक्ष में हो सकती है। एक बात और माना जाता है, जो खासकर पूर्वांचल की वोट है, जो हरियाणा से बाहर या आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश या आपका झारखंड, बिहार, यहाँ का जो वोटर है, वो वोटर गुड़गांव में बड़ी संख्या में है, बादशाह में बड़ी संख्या में। और पिछली बार भी इस वोटर का रुझान भाजपा के प्रति था, इस बार भी रुझान कमोबेश भाजपा के प्रति हो सकता है। जी, आपका जो न्यूज़पेपर है वो गुड़गांवा के अलावा कुछ आसपास का एरिया भी कवर करता है, जैसे हमारा पूसली वगैरह? गुड़गांव टुडे सभी जगह जाता है, पूरे मेवात में जाता है, फैजाबाद जाता है, झज्जर, रोहतक, बहादुरगढ़, आपका रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, सभी जगह जाता है, हम सभी जगह तो कवरेज करते और हैं। किस सीट पर हम आपसे बात कर सकते हैं? रोहतक के लिए क्या, रोहतक को लेकर बात कर सकते हैं क्या? देखिए, रोहतक सीट पे मैं डिटेल बात तो अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन रोहतक जी। सीट पे मैं ही मान के चलता हूँ कि दीपेंद्र हुड्डा कंफर्टेबल वहां जीत सकते हैं। अच्छा, और फरीदाबाद में? फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप और कृष्णपाल गुर्जर के बीच में बड़ी कांटे की फाइट है। वहाँ एक बहुत जी। बड़ी वजह ये है उसके बीच में, एक तो कृष्णपाल गुर्जर के प्रति जो लोगों में नाराजगी 10 साल के अंदर बढ़ी है, वो उनको नुकसान होगा। दोनों एक कम्युनिटी से हैं, इसका नुकसान भी उनको होगा। और कृष्णपाल गुर्जर करण सिंह दलाल को आसानी से हरा सकते थे, महेंद्र प्रताप को हराना बड़ा मुश्किल है। खासकर जो ग्रामीण अंचल है, जो पलवल, होडल, हतीम, ये जो क्षेत्र है, जो ग्रामीण अंचल में, वहां महेंद्र प्रताप जी। की पकड़ अधिक है, कांग्रेस की पकड़ अधिक है, कृष्णपाल की पकड़ कमजोर है। तो वहां बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही है। शहरी क्षेत्रों में आकर एनआईटी, बड़कल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, वहां आकर कृष्णपाल गुर्जर को राहत मिल सकती है, क्योंकि वहां टोटल 22 लाख के आसपास वोट है, और 16 साढ़े 16 लाख वोट वो है जो शहरी क्षेत्रों में है या शहरी क्षेत्रों से प्रभावित है। इसका फायदा कृष्णपाल गुर्जर को मिल जाए तो मिल जाए, वरना इस बार इलेक्शन बड़ा टफ है फरीदाबाद के अंदर। जी, आपने पूरा आकलन किया और मित्रों देखा, एक ब्रॉड आइडिया आपको फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का भी मिला, रोहतक का भी मिला, और गुड़गांवा का तो कंप्लीट आपने एनालिसिस हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखा। तो गुड़गांव में माना जाए कि आपने जैसा कहा कि काफी सुरक्षित सीट है, तो वहां पर बीजेपी जो है वो निकालने की स्थिति में है, ऐसा आपका मानना है? मेरा मानना है हरियाणा में 2 ही सीट ऐसी हैं जो भाजपा सेफ मान के चल सकती है। इसमें नंबर 1 पे गुड़गांव है और दूसरे पे करनाल है। अच्छा, और बाकी सीटों के बारे में आपका क्या आंकलन है, मोटा मोटा आंकलन? मैं आपको डिटेल भी कर सकता हूँ, मोटी-मोटी बात मैं अगर करूँ, तो मुझे लगता है कि रोहतक और सिरसा 2 सीट ऐसी हैं जो जी। कांग्रेस कंफर्टेबल जीत सकती है। और भिवानी महेंद्रगढ़ में इलेक्शन बहुत फँसा हुआ है। वहाँ अहिरवाल की 4 सीट है, महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली मंडी और नांगल चौधरी, जहाँ राव दान सिंह बड़ी मजबूती से खड़े हुए हैं, और भाजपा का वोट बैंक होते हुए भी अहिरवाल, और चूंकि राव दान सिंह जैसे कद का व्यक्ति जो लगातार महेंद्रगढ़ से विधायक बन रहे हैं, उनके साथ अहिर खड़ा नजर आएगा। इस बार मुझे लगता है भिवानी महेंद्रगढ़ में भी इलेक्शन बड़ा टफ है, बड़ी कांटे की फाइट है। जीत हार तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार जो भिवानी से आराम से जीत गए थे धर्मवीर सिंह दोनों बार, वो इस बार नहीं होगा। हाँ, अगर इस बार श्रुति चौधरी वहां होती तो निश्चित तौर पे अहिरों की वोट राव इंद्रजीत के प्रभाव की वजह से भी और भाई निश्चित की वजह से भी
वो भाजपा के पक्ष में जा सकती थी, मुझे ऐसा लगता है। ये अहिरवाल की जो बेल्ट महेंद्रगढ़ और भिवानी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती है, वहां पर राव इंद्रजीत और दान सिंह दोनों ही अहीर हैं, तो किसका जो प्रभाव अहीर बेल्ट में ज्यादा है? देखिए, पूरे अहिरवाल में जो 13-14 सीट है, उन सब पर निश्चित तौर पे माना जाना चाहिए कि राव इंद्रजीत का सबसे बड़ा प्रभाव है। हरियाणा में जो अहीर नेता है, बड़े अहीर नेता, उसमें राव इंद्रजीत सबसे ऊपर है। भूपेंद्र यादव भी हरियाणा से ही आते हैं, राव नरवीर सिंह है, दान सिंह है, सुधा यादव है। लेकिन राव इंद्रजीत का जो प्रभाव है, वो अहिरवाल की सभी सीटों पर है। जैसे रोहतक में कोसली की सीट है, बादली की सीट है, वहां भी राव इंद्रजीत का प्रभाव है। जहाँ इन चारों सीटों की बात आप कर रहे हैं, इन चारों सीटों पे सिर्फ राव दान सिंह ऐसे हैं कि जो अपने दम पर विधायक बनते हैं, जहाँ राव इंद्रजीत का फैक्टर काम नहीं करता, रामविलास शर्मा को नहीं जिता पाते। जहाँ तक नागल की बात है, नागल चौधरी की बात है, अटेली मंडी की बात है, वहां उनका प्रभाव है। लेकिन इस बार जो बात है वो अहिरवाल के अस्मिता और की बात भी है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कान सिंह जीत गए तो अहिरों के पास 2 सीट आ जाएंगी, तो हमेशा एक सीट रहती है, एक राव इंद्रजीत और दूसरे राव दान सिंह। इसलिए मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत बहुत बड़ी वोट धर्मवीर की तरफ डाइवर्ट कर पाएंगे, इसमें शक है। जी, और बाकी सीटों के बारे में आपका आंकलन? हिसार है और सोनीपत है, आपने कुरुक्षेत्र की बात नहीं की और अम्बाला की बात नहीं की। क्या मोटा मोटा आंकलन है आपका, क्योंकि आपकी नजर तो पूरे स्टेट पर रहती है? देखिए, हिसार की जहां तक बात है, हिसार में 4 कैंडिडेट है, चारों जाट है और चारों भारी जी भरकम कैंडिडेट है। जी उसका एक लाभ जो रणजीत चौटाला को मिल सकता है, वो बड़ा लाभ इस बात का है क्योंकि भाजपा स्वाभाविक तौर पर स्वभाव से ही नॉन जाट पार्टी है। तो नॉन जाट जो अपने वो भाजपा की वजह से रणजीत के साथ आ सकता है। और कुलदीप बिश्नोई फैक्टर भी बड़ा फैक्टर है। कुलदीप बिश्नोई जी अब फील्ड में आ गए हैं, वोट मांग रहे हैं। तो पीछे कहते हैं कि गुप्त डील हुई है कि भव्य बिश्नोई को इलेक्शन के बाद मंत्री बना दिया जाए, ऐसी कुछ चर्चाएं हैं। उसका लाभ रणजीत जी चौटाला को मिल सकता है। और सोनीपत चूंकि हुड्डा का क्षेत्र माना जाता है, वहां जो जी सोनीपत और रोहतक जो हार्डकोर 18-19 सीट है, तो वहां इलेक्शन टफ है, फाइट टफ है, कोई भी जीत सकता है। और कुरुक्षेत्र में बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर सामने आ रही है। अभी तक तो लगता है कि रवींद्र जिंदल कंफर्ट जोन में है, लेकिन इलेक्शन कमजोर नहीं है। जहां तक अंबाला की बात है, अंबाला में भी जो हमारे जानकार सोर्स जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि फाइट बड़ी मुश्किल है और कुछ भी हो सकता है। जी, आपने पूरी सीटों का आकलन दिया, अपना व्यू बताया, खासतौर से गुड़गांव सीट के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। साथियों, हम नए मुद्दों के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार। थैंक यू सो मच। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।